हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे साहब को, जो कि सीटेट के एग्जाम में इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो सभी साथी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब का जो एग्जाम का लेवल हो चुका है सीटेट में, अब वो थियोरी को नहीं पूछता है, अब कॉन्सेप्ट को पूछता है। तो मेरे भाई, अब बहुत सारे साथी पहले ऐसे थे जो जीन प्याजे साहब या किसी भी तरह के सीटीपी का थ्योरी को रट लेते थे और एग्जाम में जाके एग्जाम देकर के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब वो बात खत्म हो गया। अब आपको सीटेट में कॉन्सेप्चुअल आधार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके आधार पर अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा। मित्र, आइए हम आज की क्लास में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये क्या है। ये हमारे प्याजे साहब हैं। आज इन्हीं के थ्योरी को मित्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जीन प्याजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है ना। सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई कि संज्ञात्मक होता क्या है। तो मेरे भाई, किसी भी चीज में जानकारी को प्राप्त करना हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। मान लीजिए कि आप लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, तो सीटेट की तैयारी मेरे भाई जब आप कर रहे हैं तो किसी न किसी से आप जानकारी को प्राप्त किए होंगे। या तो आप गूगल क्रोम से जा करके सर्च करके आप उसके बारे में पता किए होंगे, चैट जीपीटी से पूछे होंगे, या आपने कोई दोस्त यार भाई से पूछे होंगे, या आपने कोई शिक्षक से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लिए होंगे। तो आपके अंदर क्या हो गया, सीटेट के प्रति आपके अंदर संज्ञान का विकास हो गया। तो आपके अंदर जानकारी आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मकता। ठीक है, या संज्ञानात्मक। ठीक है। अब हमको क्या कहा जा रहा है कि जीन प्याजे कहाँ के थे। तो जीन प्याजे मेरे भाई स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। अब कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसको माँ पापा ही बोलने नहीं आता है, तो उसकी माँ क्या करती हैं, उसको सिखाती हैं कि हाँ बेटा बोलो माँ, बेटा बोलो पापा, बेटा बोलो दादा, बेटा बोलो दादी। तो इससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने समाज से सीखते जाता है। तो वही बोला गया ना कि बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो जैसे जैसे वो अपने समाज में, घर में, परिवार में, विद्यालय में, कॉलेज में जो चीज़ वो सीखता है, उसी के आधार पर वो अपना कॉन्सेप्ट को बना लेता है। मान लीजिए कि बचपन में बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए जिद करता है। जब वो सियाने हो जाता है तो फिर जिद नहीं करता, वो अपना एम बनाता है कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे बैंक में नौकरी करना है। तो इस आधार पर क्या करता है, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब देखिए, प्याजे साहब का मानना है कि बच्चा जो है ना, सक्रिय ज्ञान निर्माता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लर्नर। प्याजे साहब का मानना है कि बच्चा जो है ना, वह क्या है, एक्टिव लर्नर है। वो स्वयं से सीखता है, बच्चा स्वयं से सीखता है। और उन्होंने कहा है कि जो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, मतलब बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न हमेशा पूछ दिए जाते हैं। इनका जो ये लाइन है कि बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, वो खुद से सीखता है। और जिन प्यारे साहब ने कहा था कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब नन्हा वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करता है। जो भी चीज वो देखता है, जो भी चीज को स्पर्श करता है, उसके बारे में वो क्या करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब आगे है कि प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। अब दोस्त, अब यहाँ पे समझने की बात है। इन्होंने क्या बोला, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की जो थिंकिंग होती है वह बड़े लोगों से टाइप में अलग होती है, ना कि मात्रा में। अब कहने का मतलब होता है, मेरे सोच के देखिए, जैसे कोई बच्चा है या कोई दो, मान लीजिए कि एक बच्चा है और एक बड़े लोग हैं। ठीक है। तो एक बच्चा और एक बड़ा लोग में क्या अंतर होगा, बच्चा सोचेगा कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, और बड़ा लोग सोचेगा कि मुझे काम पे जाना है। तो दोनों के क्या है, दोनों के सोचने में अंतर है, दोनों के सोचने में अंतर है। लेकिन दोनों के पास दिमाग तो सेम ही है ना। मान लीजिए कि बड़े लोग के पास अगर इतना बड़ा दिमाग होगा तो छोटा बच्चा के पास भी इतना बड़ा ही दिमाग होगा। तो बताइए, कहीं भी किसी को आपको दिख रहा है क्वांटिटी में चेंज, सिर्फ टाइप में चेंज है, मतलब सोचने के जो आपके प्रकार है उसमें चेंज है। तो समझ में आ गया ना कि बच्चा और सियान में सिर्फ
सोचने का फर्क होता है, लेकिन दिमाग दोनों में सेम होता है। चलिए हम लोग अब ये पॉइंट हो गया, हम लोग आगे पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है। अब इसमें क्या कहा गया, तो फर्स्ट है हमारा अनुकूलन, जिसको हम लोग कहते हैं एडप्टेशन, एडप्टेशन कहते हैं। अब क्या होता है मेरे भाई अनुकूलन, देखिए यहाँ बोला गया है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती है। अब बताइए क्या बोला कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अब अपने आप को ढालना मतलब समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि मान लीजिए मेरे भाई आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आप अपने समाज में, घर में, परिवार में बोले हुए कि हमको टीचर बनना है, तो आपके जो आपसे ज़्यादा लोग जानते रहे होंगे वो आपको सलाह दिए होंगे ना कि पहले तुम बीएड करो, बीएड के बाद फिर तुम सीटेट का एग्जाम निकालो, फिर उसके बाद बीपीएससी होगा, बीपीएससी के एग्जाम को निकालो, फिर तुम टीचर बनोगे। तो आपको क्या एक वातावरण से ये ज्ञान का निर्माण हुआ, वातावरण से ज्ञान के निर्माण हुआ, तो आपने क्या किया, उस ज्ञान के अनुसार आपने अपने आप को ढाला कि हाँ भाई मुझे पहले बीएड करना होगा, फिर सीटेट का एग्जाम देना होगा, फिर बीपीएससी की तैयारी करनी होगी, तब जाके हम टीचर बनेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने आप को एक वातावरण के अनुकूल ढालने का काम किया। उसी को क्या कहेंगे मेरे भाई, अनुकूलन कहते हैं, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब जो है ना अनुकूलन, इसकी दो प्रक्रियाएं होती है मेरे भाई, इसकी दो प्रक्रियाएं होती है। फर्स्ट में है आत्मसातकरण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, दूसरा है हमारा समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है, इसको भी विस्तार से समझते हैं। इसमें बोला पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब देखिए मेरे भाई, अभी हम लोग सीटेट का क्लास कर रहे हैं, तो जब आप सीटेट के बारे में मेरे भाई पहले से आप कुछ ना कुछ जानते रहे होंगे कि हाँ हमको सीटेट का सिलेबस पहले जानना है कि सिलेबस में क्या है। उस सिलेबस में आप देखे होंगे सीडीपी में आप देखे होंगे कि हमको जीन पियाजे के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जीन पियाजे का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपने जीन पियाजे के बारे में कुछ तो पहले से ज्ञान आपने प्राप्त किया ना कि हाँ इनका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फिर आप यूट्यूब पे आए, फिर आपको मेरा क्लास मिल गया, फिर आप मेरा क्लास देखने लगे। तो आपको यहाँ क्या आज के क्लास में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। अब इस नए कॉन्सेप्ट को अपने पुराने कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उसी को क्या कहेंगे मेरे भाई, आत्मसातकरण कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, आत्मसातकरण। जो भी पियाजे के बारे में आप पहले से जान रहे थे और अभी के क्लास में जो आप सीख रहे हैं, वो दोनों को क्या कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। वही क्या कहलाएगा मेरे भाई, एसिमिलेशन कहलाएगा। समझ गए। और इसका एक एग्जाम्पल से और समझ लेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर में एक कुत्ता को देखता है जिसका कलर क्या है, काला है, उसके 4 पैर है, उसके मूछे भी है, उसके पूंछ भी है। वो देखा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर वो उजला कुत्ता को देखा, उसके भी 4 पैर है, उसके भी मूछे है, उसके भी जो भी कुत्ता का आकृति है वो सब कुछ है। तो फिर बच्चा क्या किया, बच्चा समझ गया कि ये भी कुत्ता है, ये काला है, ये डॉग जो ब्लैक है ये भी कुत्ता ही है, और जो व्हाइट है मेरे भाई ये भी कुत्ता ही है। तो मतलब क्या किया, बच्चा के पास जो पहले से, मान लीजिए कि थोड़ा देर पहले जो काला कुत्ता देखा, उससे जो वो अपना पूर्व जो ज्ञान को प्राप्त किया, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो वो उजला कुत्ता देखा, उस दोनों में क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो समझ गया ना कि हाँ ये उजला है और ये काला है, लेकिन दोनों कुत्ता ही है। मतलब ये भी भौंकता है, ब्लैक वाला भी और व्हाइट वाला भी भौंकता है। तो वो दोनों अपने ज्ञान को ऐड कर लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लेना। समझ गए। अब हमारा है समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एकोमोडेशन। इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब यहाँ बोला गया है मेरे भाई कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, अभी जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि बच्चा देखिए थोड़ा देर पहले क्या किया, एक डॉग देख लिया जिसका कलर क्या था, ब्लैक था। जिस डॉग का क्या कलर था मेरे भाई, ब्लैक डॉग, मतलब कुत्ता काला था। या व्हाइट डॉग देख लिया, ठीक है, मतलब इसमें क्या किया, इसमें से व्हाइट डॉग देख लिया या ब्लैक डॉग देख लिया। फिर थोड़ा देर के बाद वो क्या देखता है, एक बिल्ली को देख लेता है, कैट को। जब कैट को देखता है तो कहता है कि इसका भी 4 पैर है, इसकी भी मूछें हैं, इसकी भी पूंछ है, लेकिन नहीं क्या कर रहा है, म्याऊ म्याऊ कर रहा है, और कुत्ता भौं भौं करता है। तो उसके आधार पर क्या करता है, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ता है। ठीक है,
पुराने ज्ञान का प्रयोग करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है, उसको संयोजन कहते हैं। तो पहले जो जिसको कुत्ता समझ रहा था उसको कुत्ता ही समझेगा। अब जो ये नया चीज देखा है इसमें अपने क्या करेगा, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके अभी के ज्ञान के अनुसार उसमें तालमेल बैठाएगा और बोलेगा कि नहीं ये अब बिल्ली है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता है ये भौं भौं करता है और ये बिल्ली है तो म्याऊ म्याऊ करती है। समझ गए बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं आत्मसात करने, सिमुलेशन और एकोमोडेशन। समझ में आ गई होगी बात? हम लोग आगे समझेंगे इसका साम्य धारण और संतुलन। साम्य धारण और संतुलन जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन अब इसमें बोला गया है इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। आप समझने वाली बात है मेरे भाई यहाँ पे कि आखिर ये होता क्या है। जब बच्चों में ये दोनों प्रक्रिया होती है ना, आत्मसात्करण और समायोजन, मतलब सिमुलेशन और एकोमोडेशन, तो उस समय इसका काम जो होता है ना इक्विलिब्रेशन का, दोनों के बीच संतुलन को बनाए रखना। दोनों के बीच मेरे भाई संतुलन को बनाए रखना कि दोनों जब अपना प्रोसेस करे तो किसी में ज्यादा का उतार चढ़ाव ना हो, दोनों में एक बैलेंस बना रहे, मतलब दोनों में संतुलन बना रहे। बस इसका काम उतना ही है इक्विलिब्रेशन का। बात समझ में आ गए? यहाँ ऐसे लिखा हुआ भी है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच क्या करता है, संतुलन कायम करता है। संतुलन कायम करता है। बस ये दोनों के जब ये बच्चों में दोनों प्रोसेस होते हैं ना तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। समझ गए? उसके बाद फिर हमारा स्कीमा। उसके बाद फिर मेरा क्या है मेरे भाई, स्कीमा है। स्कीमा में क्या है देखिए, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है जो इसे स्कीमा कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप अभी मेरा क्लास देख रहे हैं, आप पहले से सीटेट की तैयारी करना चाह रहे होंगे या चाहते रहे होंगे, तो आपको किसी दोस्त यार ने आपको मेरे बारे में बता दिया ना। फिर आप यूट्यूब पे आए, मेरा क्लास देखे, फिर आपने मुझे पहली बार देखा तो क्या देखे आप कि जो आपके दोस्त ने आपको पहले से जो बताया था, जो आपको मेरे प्रति अवधारणा बनी, यहाँ पे आए तो अब देखे कि सर टी शर्ट पहने हुए हैं, सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, वगैरह वगैरह आपने बहुत कुछ देखा। तो क्या किया आपने, पुराने ज्ञान के अनुसार आपने मेरे प्रति एक अवधारणा बना लिया। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, स्कीमा कहते हैं। देखिए मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है, मान लीजिए कि आपके दोस्त यार ने कुछ मेरे बारे में बता दिया, यहाँ चंदन सर वहाँ पे पढ़ाते हैं, सीडीपी की तैयारी कराते हैं और सीडीपी का उनका अभी जीन प्याजे के ऊपर क्लास चल रहा है। तो आप आए तो आपको पहले से मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। फिर आप आए तो आप उसी ज्ञान का प्रयोग करके क्या किए, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाते हैं। फिर आप मुझे देखें, आप देखें कि सर टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं, सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो आपने क्या किया, मेरे प्रति एक धारणा का क्या किया मेरे भाई, आपने मेरे प्रति एक धारणा का सृजन कर लिया। तो उसी को कहते हैं हम लोग स्कीमा। अब स्कीमा जन्म से लेकर आदमी जब तक जीता है तब तक बहुत सारे स्कीमा बनाता है, बहुत सारे स्कीमा बनाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। देखिए अब कहा है कि मानव शिशु में स्कीमा की जो प्रवृत्ति होती है ना मेरे भाई, वह जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। अब कहने का मतलब होता है कि जब से मित्र आप जन्म लिए होंगे, मतलब जब से बच्चा रहे होंगे, देखे होंगे आप बहुत तरह का स्कीमा बनाए होंगे। कि कभी देखे होंगे कि मुझे बैंक की तैयारी करना है तो उसके बारे में आपने तरह तरह की चीज़ों को सोचा होगा, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किए होंगे, मतलब दुनिया भर के स्कीमाओं को आपने अभी तक बनाया होगा। तो ये क्या होता है, ये जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। उन्हीं स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। मित्र ध्यान देना है, अब संगठन जो आप लोग कहते हैं ना, अब मान लीजिए मेरे भाई की बहुत सारे लोग अब स्कीमा बनाते हैं, परिवार को लेकर के, कैरियर से लेकर के, कहीं भी आप जाते हैं तो नौकरी से लेकर के, तो आपको ढेर सारे, मतलब मान लीजिए कहीं मॉल में गए कपड़ा खरीदने तो आप देख रहे हैं कि जीन्स का रैक अलग है, शर्ट का रैक अलग है, साड़ी का रैक अलग है, आपको बहुत सारे चीज उसमें आपको मिलते हैं मॉल में, तो सभी का रैक अलग है। तो सभी के प्रति आप क्या देखते होंगे ना कि सबका अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो सबका किया गया, एक सजाया गया है। तो जब एक जगह जो रखा हुआ है
तो उसी को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, संगठन कहते हैं। तो वही पियाजे साहब का कहना है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना। तो हम लोग जो यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं कि मान लीजिए अपने करियर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपने रोजगार से संबंधित, और सबको एक साथ पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। आगे हम लोग का पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे साहब ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चों के प्रति 4 स्टेज को बताया है। तो हम लोग चारों स्टेज को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। बस ये सभी जो आप नाम देख रहे हैं, ये सभी नाम का आप लोग अंग्रेजी में नाम याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि हिंदी में बराबर आपको नाम चेंज दिखेंगे। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसका आयु वर्ष होता है 0 से 2 वर्ष। क्या होता है मेरे भाई, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में मेरे भाई बच्चा जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय कहने का क्या मतलब होता है, तो मेरे भाई ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं, 5। पहला होता है नाक, फिर होता है आंख, फिर होता है कान, फिर होता है मेरे भाई जीभ, और क्या है, त्वचा। तो बच्चा जो है मेरे भाई 0 से 2 वर्ष की उम्र में ना यही पांचों ऑर्गन से सीखने का काम करता है। ठीक है, फिर बोला है इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अब इस एज में बच्चों को क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। जैसे आप बच्चों को मोबाइल दे दिए, ठीक है, और फिर आप उससे देख रहे हैं कि लगातार मोबाइल में वो लीन है, तो आप उसका मोबाइल छीन करके और कहीं छुपा के रख दिए, तो बच्चे के दिमाग में जो होता है ना, मोबाइल का छाप बन जाता है। फिर आपको छुपा के भी रख देंगे तो वो ढूंढ निकालेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपके पास बच्चा कार के चाबी से खेल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप उस चाबी को छिपा के रख दिए, फिर आप कल होके आप उससे पूछते हैं तो बच्चा उस चाबी को खोज करके निकाल लेता है। समझे, क्योंकि उसका जो चाबी का जो छाप होता है ना, वो बच्चे के दिमाग में बन गया होता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब चीजों के प्रति उसका जो छाप होता है ना, वो बच्चे के दिमाग में बन जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जो भी वस्तु बच्चा को आप दिखाएंगे और छिपा देंगे ना, तो उसका छाप उसके दिमाग में रहेगा, और उसे पूछेंगे तो देखिएगा खोज के वो निकाल लेगा। समझ में आ गए। तो ये 0 से 2 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। तो बस इस चीज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जब बनेगा ना, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से पूछ देगा। चलिए अब हम लोग 1 नंबर समझ गए। दूसरा नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज होता है मेरे भाई 2 से 7 वर्ष। क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। इसमें यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा आमने इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब कहने का मतलब होता है कि जो बच्चे के सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसको देख पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पा रहा है। वो किस एज में होगा मेरे भाई, वो होगा 2 से 7 वर्ष में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। अब इस एज में क्या होता है, भले वो क्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप बोलते हैं साइकिल, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ साइकिल जो हम लोग पैडल मार के चलाते हैं। अब बोलेंगे आप कि एरोप्लेन, तो बच्चों के दिमाग में फट से आ जाएगा कि जो हवा में उड़ता है एरोप्लेन, वो बोला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे के दिमाग में उसका इमेज बनने लगता है, मतलब बच्चा प्रतीक, मतलब सिंबल को समझने लगता है। बोलते हैं ना कि झूला हिलना है, तो बच्चा समझ जाता है ना कि हाँ वो झूला की बात किया जा रहा है, जिसपे हम लोग बैठेंगे और पीछे से हम लोग को धक्का दिया जाएगा। क्योंकि पहले लोग यहाँ पे गांव में क्या करते थे, लोग पेड़ में रस्सी को बांध करके झूला हिलते थे। तो उस तरीके से क्या होता है, बच्चा प्रतीकात्मक खेलों को समझने लगता है। समझ रहे हैं बात कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा में ये गुण आ जाएगा, सिंबॉलिक चीजों को समझने का गुण आ जाएगा। चलिए
ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक तो हो गए। चलिए अब हम लोग अब आगे समझते हैं। इस स्टेज में मेरे भाई लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता भी आ जाती है। अब जो ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की भी क्षमता आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग समझेंगे इसमें जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी और मुद्रा संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब चीज को हम लोग समझने का भी काम करेंगे। तो देखिए अब जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है। तो मेरे भाई एनिमिज्म क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अब कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि बच्चा है, अब वो एकाएक चल रहा है और जमीन पे गिर गया, तो अब रोने लगता है, तो उसकी माँ आती है और कहती है रुको रुको तुमको मार दिया। अब वो जमीन को 2-3 बार मार देती है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि चलो मम्मी उसको मार दी। तो इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, जीववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अहम केंद्रित, इकोसेंट्रिज्म। अब इसमें क्या होता है, इकोसेंट्रिज्म होता है कि जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। मान लीजिए बच्चा को अगर वनीला आइसक्रीम खाने का मन है, तो सोचता है कि सबको वनीला आइसक्रीम खाना चाहिए। बच्चों को अगर कोई चीज अगर खेलना पसंद है, तो वो सोचता है कि सबको यह चीज खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है अहम केंद्रित बच्चा। यहाँ पे शब्द ही लिखा हुआ है ईगो सेंट्रिज्म, जहाँ पे बच्चा खुद के बारे में सोचता है और दुनिया के बारे में अपनी अवधारणाओं को बनाता है कि अगर मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है तो सब लोग को आइसक्रीम ही खाना पसंद होगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ आ गया अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी। अब इसमें कहा गया है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। मान लीजिए कि बच्चा 3+7+3 को अगर जोड़ लेता है कि 10 होता है, अगर इसी से अगर उलट के पूछ दिया जाए कि 3+7 क्या होगा, तो बच्चा इसको बताने में असमर्थ हो जाता है। तो इस जो स्टेज है मेरे भाई, इस स्टेज में बच्चा अपलटावी का गुण को नहीं समझ पाता है। ठीक है, वो 7+3 को जरूर ऐड कर लेगा कि 10 होता है, लेकिन अगर आप उसे पूछ देंगे कि 3+7 कितना होगा, तो फिर उसको वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसमें चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें बोला गया है कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। अब देखिए मेरे भाई, अब जो ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, इसका मतलब होता है कि बच्चा के सामने आप ना 500 के बहुत सारे नोट रख दे और ढेर सारा आप सिक्का रख दे, तो बच्चा इसमें से देखिएगा कौन सिलेक्ट करेगा। आप अपने घर में भी चीज को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल का आप सहारा लेकर के देख सकते हैं। बच्चा जो है ना, वो आपको सिक्का वाला चीज को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो उसको जरा दिखेगा, और जो उसको जरा दिखता है उसी को सिलेक्ट करेगा। उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं कि जो कागज वाला नोट है इसका ज्यादा वैल्यू होगा, सिक्का का कम वैल्यू है, बस उसको ढेर सारा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है मुद्रा संपत्ति। इस चीज में वो समझ नहीं पाता है कि कौन अधिक है और मतलब कि किसका वैल्यू ज्यादा और किसका वैल्यू कम है। फिर उसके बाद दूरी को भी इस तरह से, भार में भी मान लीजिए कि आप एक तरफ 2 किलो रख दिए छोटा सामान, और एक तरफ बड़ा सामान 2 किलो रख दिए। जैसे मान लीजिए कि आप 2 किलो का एक ले लीजिए लोहा का कोई टुकड़ा, और एक तरफ आप चावल या दाल कुछ तरह से आप तौल रहे हैं, रख दीजिएगा, तो बच्चा समझेगा कि जो 2 किलो जो सामान है ना वो ज्यादा है, ये जो 2 किलो लोहा का टुकड़ा है ना ये कम है। तो किसको सिलेक्ट करेगा? ज्यादा वाला को सिलेक्ट करेगा। वही यहाँ बोला गया है भार। फिर ऊंचाई में भी उसका वही बात है, क्रम निर्धारण में भी वो क्या करता है, चीजों को नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। तो आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आखिर मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता इसी स्टेज में बच्चों में क्या होता है, कमी होता है। अब चलिए, अब इसमें हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केंद्रीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या बोला है? एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। मान लीजिए कि बच्चा मोबाइल लेकर चला रहा है, देख रहे हो कि आप लगातार वो सेल्फी ले रहा है, उसको और कुछ पता ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो एक बार में एक ही काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही जानता है कि इस मोबाइल से हम सेल्फी ले सकते हैं, उसको ये नहीं पता है कि इस मोबाइल से हम फोन किसी को कॉल भी कर सकते हैं, हम वीडियो भी देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो उसको कुछ पता नहीं, बस एक समय में सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि वो सिर्फ जानता है कि हमको
फोटो खींचना है, सेल्फी लेना है, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। मतलब एक काम पर वो आधारित रहता है, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं मेरे भाई? सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ वो एक बार में एक ही काम को करेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल है और उस तरह किसी को फोन भी कर लिए, अब कहेगा तो फोटो भी खींच लिए, तो एक समय बहुत सारा काम कर लिए ना। लेकिन बच्चा में ऐसा गुण नहीं आता है इसी स्टेज में, ठीक है। अब आ गया संरक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंजर्वेशन बोलते हैं। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। अब कहने का मतलब होता है कि आप 200 ml का 2 गिलास ले लीजिए। एक गिलास मान लीजिए मेरे भाई, एक गिलास आप ले लिए लंबा, ठीक है, और एक गिलास ले लिए थोड़ा सा आप चौड़ा वाला, ठीक है मेरे भाई। दोनों 200 ml का ही गिलास है, ठीक है। आप दोनों में पूरा पूरा पानी भर दे, ठीक है, पूरा पूरा पानी भर दे, तो इसमें देखिएगा कि बच्चा इसमें भी अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा बच्चा को बुझाएगा ना कि जो बड़ा है उसमें पानी अधिक है और जो छोटा है उसमें पानी कम है। जैसे देखिए, से बोला है कि अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। बच्चा इसको समझ नहीं पाता है कि दोनों में पानी सेम ही भरा हुआ है। वो क्या कहेगा कि ये वाला बर्तन बड़ा है, ये वाला गिलास जो है सो बड़ा है, हमको बड़ा वाला चाहिए। मतलब इसमें वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण। किस क्या क्या बोलेंगे मेरे भाई? संरक्षण कहते हैं। आप इस चीज को अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। आप 2 गिलास ले लीजिएगा, एक गिलास ले लीजिएगा, एक चौकोर गिलास ले लीजिएगा, दोनों में पानी भर दीजिएगा, देखिएगा बच्चा कौन उठाता है। तो बच्चा देखिएगा जो बड़ा वाला गिलास होगा उसको उठाएगा। मतलब जो जिसका साइज थोड़ा बड़ा देखने में लगे, भले वो 200 ml रहे, लेकिन वो उठाएगा उसी को, क्योंकि उसको बड़ा चीजें चाहिए। तो बच्चा उसमें भी अंतर नहीं कर पाता है कि दोनों समान है, दोनों का जो मात्रा है इस गिलास में समान ही आएगा। चलिए हम लोग अब समझेंगे सेरिएशन, इसको बोलते हैं क्रमबद्धता। क्रमबद्धता किसको बोलते हैं मेरे भाई? अब तो इसमें बच्चा वस्तुओं तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। जो बच्चा है इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। मान लीजिए कि बहुत सारा क्यूब का बॉक्स है, ठीक है, या बहुत सारा कोई मान लीजिए कि प्लेइंग कार्ड है, या आप देखते होंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज छोटे छोटे बच्चे को दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे ABCD। तो बच्चा उसको क्या करता है, सीरीज में सजा नहीं पाता है, सीरीज में इसी एज में उसको सजा नहीं पाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं? क्रमबद्धता। किसमें? बच्चा वस्तु तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस साइज का है, फिर छोटा सा है, फिर एक छोटा सा है, फिर एक छोटा सा है, फिर एक छोटा सा है। तो बच्चा को अगर बोल दिया जाए कि आप सजाइए इसको एक नंबरिंग में, कि इससे मान लीजिए कि ये बड़ा है तो फिर इसके बाद कौन होगा, फिर इसके बाद कौन होगा, तो बच्चा इसको भी सीरीज में सजाने में असक्षम होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। आगे हम लोग का अब आ गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज होता है मेरे भाई 7 से 11 वर्ष। क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। देखिए मेरे भाई, आप लोग को एज भी ध्यान में रखने की जरूरत है, एज भी, क्योंकि एग्जाम में आपसे एज भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? जो चीज उसको सामने दिखता है ना, उस पर वो सोच विचार करना शुरू कर देता है, उस पर वो चिंतन करना शुरू कर देता है। जो नहीं दिखता है उसको ये चिंतन करना इस स्टेज में नहीं शुरू करता है, बच्चे में फिर उसका चिंतन नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि जो दिखेगा, मतलब जिसको वो छू सकता है, देख सकता है, उसके बारे में ही इस स्टेज में चिंतन करेगा। फिर इसका पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, जो अभी आप देखे हैं ना प्री ऑपरेशनल में, अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण इस स्टेज में मेरे भाई आ जाता है। प्री ऑपरेशन में क्या था कि बच्चा पलटने में असमर्थ था। उसके बाद क्या था? जीववाद, मतलब सजीव निर्जीव के पहचान करने में वो असमर्थ था। फिर उसके बाद मुद्रा में वो असमर्थ था कि कौन सा पैसा का वैल्यू ज्यादा होगा, कागज वाला का ज्यादा होगा कि सिक्का वाला का ज्यादा होगा। तो उसमें भी क्या था मेरे भाई? वो असमर्थ था। फिर भार में भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोहा का टुकड़ा 2 किलो है तो ये कम है, और कोई सामान है तो ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें भी वो असक्षम था। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि ये सभी चीज इसमें बच्चा समझने लगता है, इस सब चीज पर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वही बात बोला ना कि कॉन्सेप्ट का गुण इस स्टेज में आ जाता है। फिर इसमें हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है? इसमें है आगमनात्मक तर्कना।
आगमनात्मक तर्क, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इसमें हम लोग अब थोड़ा समझेंगे कि आगमनात्मक तर्कना क्या होता है। आगमनात्मक तर्कना कहने का मतलब होता है मेरे भाई, पहले ना इस चीज में हम लोग बच्चा को पहले उदाहरण देते हैं, पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग नियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग नियम के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चा को आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण, तो पहले हम लोग क्या किए, चाहे कोई भी शिक्षक पहले क्या किया, पेड़ के बारे में बता दिया कि बाबू पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें छाया देती है, पेड़ हमारा बहुत सारे जैव विविधताओं का साधन है। तो इस तरीके से क्या किया, बच्चा को बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद तब आप क्या किए, उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताए। क्या किए मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाएं या बताएं। तो क्या किया, आप पहले उसको उदाहरण दिया, फिर उसके बाद उसको आप नियम पर ले गए। पहले उदाहरण दिए फिर नियम पर ले गए, उसी को मेरे भाई कहते हैं आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह इसमें क्या बोल रहा है कि यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। तो जब आप पेड़ के बारे में बच्चा को बताएंगे तो बच्चा वहां से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा। क्या अच्छा, पेड़ के पत्ता कैसे करता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण, जिसको बेहतर समझ पाएगा। तो बच्चा उदाहरण से इसमें नियम की ओर जाता है, समझे। चलिए, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, इसमें है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं 11 से 15 वर्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई, 11 से 15 वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, जो भी साथी आप लोग को स्टेज बताया गया है, सभी का नाम आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में जो होता है ना एग्जाम में, आपको बराबर नाम चेंज करके पूछ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ताकि एग्जामिनर चाहता ही है कि हम बच्चों को कंफ्यूज करें। तो चलिए, क्या है हमारा औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभी क्या है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है मेरे भाई, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें बच्चा क्या करता है, कल्पना में भी थिंकिंग करने लगता है। जो उसको नहीं भी दिखता है ना, उस पर वो चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, नई नई अवधारणाओं को सोचने लगता है, उस पर काम करने लगता है। जैसे देखिए, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त करने का मतलब होता है, मूर्त करने का मतलब समझा ना, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, मूर्त, जो बच्चा देख पा रहा है, छू पा रहा है, जो उसको क्या करते हैं, महसूस कर पा रहा है, उसमें हम लोग कहते हैं कि वो मूर्त है। और जिसमें ये कुछ नहीं देख पा रहा है, कुछ नहीं टच कर रहा है, सिर्फ खाली कल्पना कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अमूर्त चिंतन बोलेंगे। तो इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। और फिर क्या है, निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना अभी हम लोग क्या पढ़ते कंक्रीट में, आगमनात्मक तर्कना, जो उदाहरण से नियम की ओर जा रहा था। अब हमारा क्या आ गया, निगमनात्मक तर्कना। अभी क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर जाएगा मेरे भाई, नियम से उदाहरण की ओर जाएगा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो मान लीजिए मेरे भाई कि इसमें क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अब कहने का मतलब मेरे भाई कि किसी बच्चा को आप अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप उसको रूल बताएंगे। पहले आप उसको क्या करेंगे, रूल बताएंगे। रूल बताने के बाद पहले आप उसको रूल बताएंगे, और रूल बताने के बाद क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे, ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाए, ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट को मेरे भाई बेहतर कर पाए और समझ पाए। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आगमनात्मक तर्कना क्या होता है और निगमनात्मक तर्कना क्या होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। अब क्या है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। अब तो हमारा सब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गए। अब अंतिम में क्या है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। अब इनके सिद्धांत की आलोचना क्यों किया गया मेरे भाई, इसको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है तो ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है एग्जाम में। तो जो मित्र आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हम लोगों ने वहीं पे यहाँ पे उसी चीज को डिस्कशन करने का काम किया है। ताकि देखिए, पियाजे के बारे में तो पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत सारे चीज है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हम लोगों ने यहाँ पे वही चीज लेने का काम किया है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना को देखते हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है कि जो मानसिक विकास के जो चरण, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं मेरे भाई, अभी क्या क्या पढ़े थे, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या है, 4 स्टेज है। तो जो आप चारों स्टेज को पढ़े हैं ना, इन्होंने कहा कि जो विकास के चरण है ना, ये क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, कि मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो उन्होंने बता दिया
वही क्या है, ब्रह्मा की लकीर है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसी पर इनका क्या हुआ, आलोचना हुआ, जिसमें कहा गया कि लेकिन अगर इसी में तर्क दिया गया कि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। और सही भी बात है मेरे भाई। मान लीजिए कि जो एज में आपने देखा कि बच्चे में अपलटावी का गुण नहीं आया, भार संरक्षण का नहीं आया और मुद्रा संप्रत्यय का नहीं आया, तो उसमें अगर बच्चा को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा, तो बच्चा सीख ही जाएगा ना। सीखेगा कि नहीं सीखेगा, बताइए आप ही लोग, सीख जाएगा ना। तो इसीलिए इनका क्या किया गया, आलोचना किया गया कि इनका कहना था कि जो मानसिक विकास के चरण है ना, ये अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या किया गया, वातावरण के अनुसार इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बच्चे में ये चीजें क्या पाई गई, चेंज पाई गई कि नहीं। अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जा रहा है तो बच्चा उस एज से भी पहले चीजों को समझ पा रहा है, स्पष्ट कर पा रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि प्याजे संबंधित क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। अपने साथी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो साथी के पास आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो साथी अच्छे से अपना सीटेट की तैयारी कर सके। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोग नेक्स्ट क्लास किस वैज्ञानिक पर चाहते हैं, ताकि हम लोग उसी पर क्लास लेकर के आएंगे। दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।